Okay, so good afternoon to all of you. Let's go on from where we were completing our discussions yesterday. हम लोग यहाँ तक आ गए थे. We had done 7 illustrations. We are on chapter 1 unit 2. अभी एक चीज नहीं सीखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? सर जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो इन्वेस्टमेंट करने से इम्पैक्ट कितना आता है, मतलब आप जब पैसा लगाते हो तो उस पैसे से नेशनल इनकम में इनकम कितना इंक्रीज होता है. एक बात सोच के देखो, वेन एवर देर इज एन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट और somebody, this expenditure will go and become income of someone else. Yes or no? Now when it goes and becomes income of someone else, वो पूरा खर्चा करता है या कुछ बचा के मैक्सिमम खर्चा करता है? थोड़ा सा सेविंग करेगा, बाकी खर्चा करेगा. वो जितना खर्चा करेगा उतना साइकिल मूव होगा या रुक जाएगा? मैंने अगर 1 लाख कमाया, 20,000 नहीं खर्चा करता हूं, बचा लेता हूं, 80,000 खर्च कर देता हूं, तो इससे मनी साइकिल मूव होता रहेगा. So with every proportionate increase in the expenditure, the overall income creation activity will go down or go up? It will go up. So for every 1 rupee increase in investment, how much increase is there in income? That concept is called investment multiplier. I repeat, for every increase in investment, how much increase is there in national income? That is called investment multiplier. Sir, whatever you invest, वो जितना ज्यादा कंजम्पशन कैटेगरी में रहेगा उतना ज्यादा आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा. अगर मैं 100 रुपए में से 80 रुपया खर्च करता हूं तो मूव होगा वो. तो my marginal propensity to consume in order to keep the investment multiplier high should be more or should be less? My marginal propensity to consume should be more or less? The more I consume, the more I will spend. The more I will spend, it will transfer the money in other hands. So the multiplier effect will go up. But if my marginal propensity to consume is less, so my marginal propensity to save will be higher. And because of MPS being higher, my multiplier will become bigger or smaller. ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया? बहुत बढ़िया. 1 मिनट. अब मैं जैसे कल कुछ डेरिवेशन नोट करवाया था मैंने आपको, उसको बाइबलिकल तरीके से जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट करना, जो मैं बता रहा हूं स्क्रीन पे. सर ये तो आप सब सहमत हो? हेलो सर, y is equals to c plus i. Any doubt on this? No sir. अब सर y is equals to c plus i plus delta I. So that is change in income, change in investment. तो अब आपको लिखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम will go up by x times with increase in investment. With increase in investment. तो अब वो ये बोलता है कि कितना इनकम बढ़ती है, ध्यान से देखना, कितना इनकम बढ़ती है कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ने से. So this is change in income upon change in investment. बराबर? Change in income upon change in investments. ठीक है. अभी इसको नाम दिया है उन्होंने के. क्या नाम दिया है? के. अब आपके जरा स्टडी मटेरियल को रेफर करो, वो आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, आपके कंसेप्ट्स में डाउट न जाए, क्योंकि आपने अभी तक जो बोला था कि आई और एस भी तो सेम बताया था दीपक सर आपने,
तो इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग होती है, ऐसा हर जगह होता है या आइडियल सिचुएशन में होता है? वो सिर्फ होता है। और उसके बाद इमीडिएटली कीन्स ने भी बोला था मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके अंदर एक बात बारीकी से लिखी है उसने मॉड्यूल में, उसको ध्यान से देखें और समझें और अपने दिमाग में उतार के रखें, और वो ये है 2.5 टॉपिक। एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहां गया? ये रहा। सर 2.5 जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, मैंने आपका स्टडी मटेरियल ओपन कर रखा है। इसके अंदर एक चीज पे ध्यान दें, इट इज a process of multiple increase in equilibrium income due to increase in investment, and how much increase occurs depends on the marginal propensity to consume. हेलो, ये लाइन समझ में आती है? हाँ या ना? ये लाइन समझ में आती है कि नहीं आती है कि कितना इनकम बढ़ाने से कितना कंजम्पशन, मतलब कितना नेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कितना नेशनल इनकम बढ़ेगा, उतना जितना आपकी कंजम्पशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। कंजम्पशन टेंडेंसी कम होगी तो जो भी कमाई बढ़ेगी वो सेविंग में चली जाएगी, हाँ या ना? तो ये इधर देखो डायग्राम को साथ में। अगर ओरिजिनल बात करूं तो ये मेरा एस हो रहा है या मैच हो रहा है? विभा बेटा ऑनलाइन, यहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो रहा है बेटा, ये ब्लू मार्किंग पे, हाँ या ना? अब मैंने अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ये देख बेटा ये एरो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, तो आई प्लस डेल्टा आई आया। तो आप ध्यान से देखो तो y0 से y1 मेरा नया इक्विलिब्रियम ई पे बना, और यहां पे नेशनल इनकम y0 से y1 हो गई, और ये ई से ई डैश हो गया। हेलो, समझा कि नहीं समझा? और अपन ने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना था या बेस्ड ऑन सेविंग माना था? पैरेलल लाइन आ रही है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस माना था, एक्सोजेनस याद है या भूल गए सर? आई को कांस्टेंट क्यों माना था? ये क्या लिखा रेड कलर में? आई को कांस्टेंट इसलिए माना था क्योंकि इनकम से उस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, याद है? ठीक है, तो अब वो आपको दिखाता है ये चीज, देखो आपके स्टडी मटेरियल में इसने जैसे चालू करा और ये यहां आके एक लाइन बोलता है, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मेनी टाइम्स द इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम इंक्रीजेस a result of increase in autonomous investment. क्या बोला उसने? Increase in autonomous investment. So when the level of investment increases by an amount, say delta I, the equilibrium level of income increases by some multiple amounts, delta Y. The ratio of delta Y to delta I is called the investment multiplier K. Hello. तो अब अगर मेरे को आपसे बना है, मैं आपसे ये कहता हूं, सोच के जवाब देना मेरे को, कि मेरी इनकम 6,000 रुपए हुई गई 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा 2,000, इनकम बढ़ी 6,000, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना है? 3। 6,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ठीक है। अब सवाल उठता है, सर आपकी इनकम तो बढ़ गई, आपकी टेंडेंसी कितनी है कंजम्पशन की, वो भी तो देखना पड़ेगी ना, हाँ या ना? तो जब आप उस टेंडेंसी को देखने जाते हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, अब ये रिलेशन समझना यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बोला उसने, उसको नाम दिया था के। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, इसको वो कहता है कि ये उतना इनकम पे इंपैक्ट देगा जितनी आपकी कंजम्पशन टेंडेंसी होगी।
तो अगर मेरा कंजम्पशन है 70% तो 1 माइनस 0.70। हेलो, जितना मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगा, मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव उतना कम होगा। तो 1.70 तो हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 0.30, तो मेरा मल्टीप्लायर आएगा 3.33। हाँ या ना? और अगर मेरी टेंडेंसी है 1 डिवाइडेड बाय, मेरी टेंडेंसी है सिर्फ 40% कंजम्पशन करने की, सो 1 माइनस 0.40। अब क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.60, तो कितना आएगा आंसर 1.66। तो मेरा मल्टीप्लायर बढ़ गया या कम हो गया? हाँ, कम हो गया। क्या सिखा रहा है ये अपने को? मेरा कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर बढ़ेगा। अगर मेरा कंजम्पशन 90% है, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। आया ना? हेलो, नहीं आया? आ गया? पक्का? वंशिका अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 कर देगी तो इसका मतलब जो जितना कमा रही है उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रही बेटा। ऐसा संभव है क्या प्रैक्टिकली कि इफ यू अर्न मोर यू डोंट कंज्यूम एट ऑल? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जो मैं डेरिवेशन नोट करा रहा हूं, प्लीज उस डेरिवेशन को मेरे साथ देसी भाषा में नोट करना जैसा कल करा था, ठीक है? अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना जरा। Therefore, K डेल्टा I इज इक्वल्स टू डेल्टा Y, ऐसा लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं ना? Size of multiplier effect can be seen by this. Size of multiplier effect can be seen by this. आपने पानी में जब पत्थर ऐसे डालते हैं तो रिपल्स बनती हैं। ठहरे हुए पानी में जब आप पत्थर डालते हो तो रिपल्स बनती है ना। उस रिपल का मतलब यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि जितना आपने एक बार पत्थर डाला तो रिपल बनेगी। तो रिपल एक बनती है या मल्टीपल बनती है? तो आपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ध्यान में रखते हुए जितना खर्चा करा वो आगे चल के और इनकम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? मैंने 1 लाख रुपए कमाया और 80,000 खर्च कर दिया, तो गाड़ी यहीं रुक जाएगी या उस 80,000 से भी मल्टीप्लीकेशन आएगा? उस 80,000 से भी मल्टीप्लीकेशन आएगा। यस और नो? करेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y और डेल्टा I, इट इज डिपेंडिंग अपॉन 1/1 माइनस MPC? बोल सकता हूं? हेलो, ये मेरी इनकम कितने गुना जी? हाँ, तो इन्वेस्टमेंट में से जो इसके ऊपर जो इनकम है, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है इसका रेसिप्रोकल। ये क्या बोलना चाहता है कि विच मीन्स दैट हायर द MPC, which means that higher the MPC, higher would be investment multiplier. Higher the MPC, higher would be the investment multiplier. और एक और चीज बोलेगा, if the value of MPS is more than the value of multiplier will be lesser. हाँ या ना?
अभी इसी से रिलेटेड उन्होंने एक दो इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, देखो। ये लाइन अब समझ में आती है क्या, देखना मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं तुम्हारे स्टडी मटेरियल में। द एमपीसी on which the multiplier effect of increase in income depends is high in underdeveloped countries. अंडर डेवलप कंट्री में लोगों के पास बचत करने जितनी कमाई होती है, जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं। बट आयरॉनिकली द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो। मल्टीप्लायर लो क्यों है? ड्यू टू स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नॉट जनरली अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये कल मेरे से किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर वो अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हम जब जाते हैं तो कंजम्पशन भले बढ़े, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने के बावजूद वो कंट्री की इकोनॉमी आगे क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उस कंट्री में कुछ है ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाओगे उतना आपके इंपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे। ये मैंने कल बोला था, इफ यू रिमेंबर। हेलो, इधर ऑनलाइन में किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, कोई डिफिकल्टी वाला पॉइंट था, एंड इफ आई रिमेंबर राइट आई टोल्ड दिस। हाँ या ना? किसने पूछा था यार, मैं भूल गया अब। आई डोंट हैव द चैट ऑफ यस्टरडे। ठीक है, आप चाहो तो ये एक ऐसा बॉक्स बना के अपने नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का एमपीसी हायर होने के बाद भी इनकम इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज increase in consumption doesn't lead to increase in production, because an underdeveloped country may have to import all that. So rather increase in production, it will lead to rise in price. नोट कर लो बेटा।
नोट कर लिया क्या? तो मैं आगे बढ़ूं? अरे इधर नोट हो गया क्या ऑनलाइन? अंडर डेवलप कंट्रीज का एमपीसी हायर होने के बावजूद इनकम इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज इंक्रीज इन कंजम्पशन डजंट लीड टू इंक्रीज इन production, because an underdeveloped country may have to import all that, so rather increase in production, it will lead to a rise in price. Correct? अभी illustration number 9 देखो इसका. If an economy investment expenditure is increased by 400 crore and marginal propensity to consume is 0.8, calculate the total increase in income and saving. I repeat, don't look at the solution. In an economy, investment expenditure is increased by 400 crore and the marginal propensity to consume is 0.8. Calculate the total increase in income and saving. अभी क्या फॉर्मूला सीखा तुमने मैंने? सर K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, बराबर. तो मेरे पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट है या इनकम है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 400 करोड़, तो मेरे पास डेल्टा वाई नहीं है, ये 400 है. और उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? 0.8. अब 0.8 का मैं क्या करूं? इधर ध्यान देना सब जने. सर डेल्टा आई की जगह आप क्या लिखोगे? अभी अपन पढ़ के आए थे डेरिवेशन में, ये ध्यान देना. डेरिवेशन में क्या सिखाया मैंने? इधर स्क्रीन पे K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. ये लिंक बनेगा आपका. तो अब आप जाके इसमें करोगे तो इसको ये लिख सकते हो डेल्टा वाई अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू K. 1 माइनस एमपीसी कितना है सर? डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 है ना? तो तुम्हारा K कितना निकला सर? डेल्टा वाई अपॉन 0.2, हाँ या ना? ओ भाई सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. हाँ नहीं, एक सेकेंड, ये 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी में चला जाएगा, सॉरी. तो K कितना निकला? 5. K आया आपका 5. और K जब 5 आया तो अब इस 5 को आप वापस रख सकते हो इधर. सर K हो गया 5. अब डेल्टा वाई निकालना और डेल्टा आई. डेल्टा आई कितना है? 400. तो 5 अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा आई, दैट इज 400. तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, हाँ या ना? और सेविंग कितनी आएगी अब ये भी तो बताओ. अगर मेरा इनकम कितना है 2000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी दी है 0.8, तो प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी होगी 0.2. तो 2000 इंटू 0.2 400. आ गया? डन. ये है ना फ्लो, समझ लेना. की पॉइंट क्या मिला अपने को, वापस से देखो. तुमको मैंने बेस फंडामेंटल का सिखाया, ये वाला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का y इज इक्वल टू C प्लस आई. C प्लस आई में डेल्टा आई जोड़ा आपने. अब वो टेंडेंसी देखने के लिए क्या बोलता है आपको? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू K. एक आप K इंटू आई और ये भी कर सकते हो. उसके बाद ये कैच है अपना, ये आपको जो उसने दिखाया है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. ये क्लियर होना चाहिए. हाँ
ऐसा, हाँ, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब ये 1 माइनस एमपीसी अगर तुम सब्सटीट्यूट करना सीख गए इसमें तो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। मेन बात है वो क्लिक होना चाहिए उस टाइम। एक आध दो क्वेश्चंस और करते हैं इसके, आइए। इसी को थोड़ा अलग अलग तरीके से उन्होंने सॉल्व करवाने की कोशिश करी आपको मेरे को। सर, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़ लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1600 करोड़। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। के तो 1 सेकंड में मिल जाएगा इसका आपको। सर, के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के तो मिला आपको 4। कैसे? इन्वेस्टमेंट 400, नेशनल इनकम 1600, 1600 बाई 400, तो आंसर के इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब यहां तक तो आ गए। अब आपको ये बोलना पड़ेगा इसको, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, है या ना? अब यह 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या होगा, ये 1 ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 3 इज इक्वल्स टू 4 एमपीसी। सो एमपीसी विल बी 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एमपीसी, सो दैट विल बी 0.75। कुशल का कहना है सर ये के को आपने 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कैसे लिया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, वो बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहा है कि सर वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई को 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कैसे माना हमने। एक मिनट में आपको स्टडी मटेरियल पे लेके चलता हूं। अरे क्या हो गया, कहां जा रही है कहानी, रुको तो सही। कुशल बेटा ये देखो जी बेटा, 1 माइनस एमपीसी इंक्रीज इन सेविंग कैसे निकाली? एक मिनट पहले मैं उसका फॉर्मूला डेरिवेशन समझा दूं। ये सेविंग ऐसे निकाली थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी दी हुई है, एक एक करके लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 दी हुई है, तो सेव कितनी आएगी 1 माइनस 0.8 0.2, तो एमपीएस ये बंद हो गई अभी। एक मिनट भाई रुक जा जरा, ये चल नहीं रही है, एक मिनट करके देखो। 1 माइनस एमपीएस तो 1 माइनस एमपीसी करेगा, इधर देख बेटा, 1 माइनस एमपीसी करेगा तो क्या हो जाएगा, एमपीएस आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.8 करेगा तो 0.2 आएगा, 1 माइनस 0.8 करेगा तो 0.2 आया, तो इनकम इंटू 0.2 करा तो 400 आ गई। नहीं आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया है। इनकम इसके ऊपर निकाली थी, ये रही ऐसे, तो 2000 निकाली, तो इनकम का हिस्सा या तो तू कंज्यूम करेगा या सेव करेगा। तो अगर इनकम का हिस्सा 0.8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कंज्यूम कर रहा है, तो 2000 का 0.8 होता है 1600, वो कंजम्पशन हो गया, तो बचा कितना, और क्या, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस है ना, तो 2000 इंटू 0.2 कर ले,
क्लियर? कुशल, एक मिनट बेटा, मेरे को टाइम दो, ये मैं पॉज करता हूं, ये पेंसिल चल नहीं रही है तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा. जस्ट अ सेक. या कुशल, लेट्स गो बैक एंड अंडरस्टैंड हाउ वी डिसाइडेड एंड ब्रॉट इट टू द सेम लेवल. वापस चल रहा हूं स्टडी मटेरियल में, इसको देखिए. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये 2.12 जो है सब लोग साथ में? ओके. अभय हैज अ डाउट. अभय, आपका डाउट पहले लेता हूं, फिर मैं इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे आता हूं. अभय का क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा. सर, आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, बराबर. तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कब? जब अपना कंजम्पशन कम हो. पर यहां तो ऐसा है कि इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो रहा है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. समझो, यहां पे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? बैंक में पैसा रखना इन्वेस्टमेंट होता है क्या? इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट खुद कर रही है. तो इन्वेस्टमेंट मतलब वो खर्चा लोगों के हाथ में आएगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, लोगों के हाथ में कमाई बढ़ेगी. भाई, आज अगर नितिन गडकरी जी बैठ के फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, नए नए रोड्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना भाई. और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाकी लोगों के हाथ में इनकम इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं? तो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उससे ओवरऑल इनकम बढ़ेगी. ये रिलेशनशिप दिखाना चाहता है अब है ये लॉजिकली क्लियर हुआ भाई? हाँ, अब मैं कुशल के पॉइंट पर आता हूं. कुशल का क्या कहना है कि सर ये एक साथ कैसे लिया? तो इसके लिए आप और मैं जरा इसको देखें साथ में स्क्रीन पे. आप सब अगर मॉड्यूल साथ में आपके पास, तो मॉड्यूल में पेज नंबर 1.74. सर, द प्रोसेस बिहाइंड द multiplier can be compared with the ripple effect of water. Let us assume that initial disturbance comes from a change in autonomous investment. शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना करा? 500 यूनिट्स. The economy being in equilibrium, an upward shift in the aggregate demand leads to an increase in national income, which in a two sector economy will be by definition distributed as factor income. अब ये लाइन पकड़ना. अरे ये W इधर, फिर बाद में समझनी पड़ेगी. ये लाइन समझ में आई क्या जो मैंने हाईलाइट कर रखी है? मैंने 500 यूनिट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ठीक है. अब ये 500 यूनिट का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैं टू सेक्टर इकोनॉमी में बैठा हूं, यहां कोई गवर्नमेंट नहीं है अभी. तो ये जो 500 यूनिट का इन्वेस्टमेंट है किस रूप में फैलेगा? मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो फैक्टर्स को इनकम आ जाएगी ना, आया ना? वही वाली लाइन बोल रहा है, देखो जो मैंने हाईलाइट कर रखी है. इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विल बाय डेफिनेशन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फैक्टर इनकम. जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो दूसरों की कमाई होगी. देयर विल बी एन इक्वल इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम. फर्म्स एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड डिमांड एंड एज अ रिस्पॉन्स टू देयर the output increases. Now उसने बोला assuming that MPC is 0.8, तो 0.8 है मतलब 500 रुपए की कमाई आई. 80 मेरी 80% कम टेंडेंसी टू कंज्यूम है, तो 500 की कमाई पे मैं खर्चा कितना करूंगा? 400. हेलो कुशल, आर यू विथ मी? हाँ, तो देखो that MPC is 8.8, consumption expenditure increases by 400, resulting in increased production. The process does not stop here. It will generate a second round of increase in income. अब उस 400 का 80% जाएगा 320, फिर 320 का 80% जाएगा 256, 256 का 80% जाएगा 204. हाँ, वो राउंड ऑफ होकर 204 205,
तो ऐसे वो चलता जाएगा, ये रिपल इफेक्ट यही होता है ना। सो द प्रोसेस फर्दर कंटिन्यूज एज एन ऑटोनोमस, ध्यान से देखना, autonomous rise in investment leads to an induced increase in consumer demand as income increases. अब we find that at the end the increase in equilibrium income per rupee increase in investment is, अब आप बताओ इनकम कितनी बड़ी, जितना आपका कंजम्पशन टेंडेंसी है उस हिसाब से, हाँ या ना? हेलो, अब सहमत हो बेटा इस डेरिवेशन से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों? कुशल बेटा, आर यू एग्रीइंग? आया क्या ये भाई? यस, एग्रीड। कल हम लोग एक बहुत बड़ी चीज सीखे थे। अब देखो आपके पूरे प्रैक्टिकल्स जितने भी इन्होंने बनाए ना, इसमें दो मेन की पॉइंट्स थे। कल वाला लर्निंग ये था हमारा, और इससे हमने ये डिराइव करा था पूरा, और इस y को फिर हमने यहां से सब्सटीट्यूट कर दिया था ऐसा। c प्लस आई था और c के अंदर हमने a प्लस बी वाई करा था, a प्लस बी वाई प्लस आई। आज की लर्निंग क्या है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वही है पर इसमें डेल्टा आई जोड़ा। तो इससे हुआ क्या? डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू k, और k को k इंटू डेल्टा y डेल्टा आई इज इक्वल्स टू इंक्रीज चेंज इन इनकम। और फिर हमने इसको जोड़ा है साथ में कि भाई जितना हम कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से चलेगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। आर वी ओके विथ इट? हेलो, इधर जो लोग बीच में क्लासों में छुट्टी पे रहे हैं उनको आज बहुत ही तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि कनेक्टेड है कल की और आज परसों की बात से। और तुम्हारे बारे में ये कहा गया प्रांशुल, कल तुम नीचे थे पर आए नहीं। बीकॉम छाप जवाब मत दो, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। मैंने कवर कर लिया, कहां से कर लिया? मैंने लेक्चर डाला ही नहीं है। ठीक है, तो आएगा, डाउट तो आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इलेवेंथ वाला करते हैं। कहां गया? हाँ, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 600 करोड़। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 600 करोड़ if the marginal propensity to consume is 0.6. Calculate the total increase in income and consumption expenditure. 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। आ जाओ सॉल्व करें वापस से। बेसिक फॉर्मूला बोलो, K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 600 करोड़। तो K है, डेल्टा Y है और 600 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या मैं K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी लिख सकता हूं? हेलो, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है? K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.6। तो क्या हो जाएगा? तो K निकल के आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 2.5। हाँ या ना? तो 2.5 अगर K निकल गया आपका, तो K अगर अब आपका 2.5 है और डेल्टा Y और डेल्टा I है और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 600 से, तो 2.5 इंटू 600 इज इक्वल्स टू डेल्टा Y। 1500 इज इक्वल्स टू डेल्टा Y। यस और नो? क्वेश्चन में इंक्रीज इन इनकम एज वेल एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा?
एमपीसी तो 1500 का 0.6 इज इक्वल्स टू 900 इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाँ, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाँ, तो 1500 से तो इनकम बदली है, कंजम्पशन बढ़ी हुई इनकम से कंजम्पशन 900 बढ़ेगा. टोटल कंजम्पशन कैसे निकालोगे? ये तो चेंज ऑफ इनकम और चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही बता रहा ना, तो टोटल कंजम्पशन कैसे निकाल पाओगे? इस बदलाव के कारण कितना कंजम्पशन बढ़ा वो दिखेगा ना. विभा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई तो है, ये क्वेश्चन में y इज इक्वल टू सी प्लस आई चलेगा क्या बेटा? यहाँ क्या दिखा रहे हैं बेटा इलस्ट्रेशन में? विभा अपने को बोलो. इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 600 करोड़ बेटा. तो देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू गिव y इज इक्वल टू सी प्लस आई वाला फॉर्मूला हियर? नहीं, उसमें सॉरी की बात नहीं विभा, मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं बेटा. आई एम नॉट सेइंग कि हो गया. ओ भाई चलो 11th. अब आप देखो वो ये डेरिवेशंस जो है ना वो इतने अजीब करके देती इंस्टीट्यूट की, घर पे बच्चा कैसे समझेगा मुझे नहीं मालूम. अब देखो आपको निकाल के तो दे दिया सब उसने, थोड़ा ढंग से ही स्टेप बाय स्टेप कर देती है आपके लिए. आपको क्या लग रहा है मैं क्यों कर रहा हूं उसे इलस्ट्रेशन वहां बिठा के? मैं वो नहीं, आप देखो ना आंसर गलत है. वो उसने लिखा है 0.25 पर आप ध्यान से देखो वो पॉइंट गलत जगह लग गया है. ये आना चाहिए था यहां और लग गया यहां. पॉइंट 2.5. तो इसको करो, यहां से हटाओ और इसको ये करना था. कई बार तो पता है वहां पे मैंने ऐसा भी सुना उनको कहते हुए, सर ये सॉल्यूशन को ज्यादा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे पेजेस बढ़ जाते हैं. अरे तो पेजेस बढ़ते तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ बुक मोटी हो जाएगी. अब बताओ. नहीं नहीं, वो रमन आई टेल यू, वो नींद में कोई मॉड्यूल वॉड्यूल नहीं लिखा है. ये हमारे लिए कमेंट करना बहुत आसान होता है, मैंने उनको मेहनत करते देखा है. आप समझो किसी भी बड़ी चीज को जब आप इंसर्ट करते हो तो वो 2-3 लेयर्स से गुजरती है, पर वे छोटी छोटी प्रूफ रीडिंग है. अब जो ऑथर होता बोलता मैंने क्वेश्चन दे दिया है. अब ये टाइपिंग लेवल पे गलतियां होती हैं. लिखा उसने पॉइंट लगाया है 25 पॉइंट हो गया और 2.5 की जगह. आपके मेरे लिए अनर्थ है, उसके लिए तो ठीक है, एक छोटी सी टाइपो एरर है. इलस्ट्रेशन 12. अब देखो सपोज इन अ कंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 100 करोड़ एंड कंजम्पशन इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.6y where C is consumption wise and how much increase will there take place in income? इनकम कितनी बढ़ेगी इससे? अब इनकम कैसे बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी? तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लायर कैसे मिलेगा? 1 माइनस, एक मिनट सर, K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. लिख सकता हूं.
और मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है अभी 0.6, तो 1/1 minus 0.6, so that will lead to 1 divided by 0.4, that is equals to 2.5. ठीक है, अब आप उसको डालो 2.5 को. Suppose in a country investment increases by 100 crore and the consumption K is this, तो अब आप वो 2.5 कर लो इसको. डेल्टा I कितना है 100, तो डेल्टा Y कितना निकलेगा 100 into 2.5, so 250 will be change in income. आपको कायदे से अगर देखा जाए वो गिनती के दो फॉर्मूले के अंदर ही गोल गोल घुमा रहे हैं, बातें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करके. अपने को ये समझ डेवलप करनी है अपनी अब कि सर वो है गिनती के दो फॉर्मूले और उसका लॉजिकल फ्लो पकड़ना है आपको. मैं एक प्रॉमिस तो नहीं करता हूं, बट मैं लॉजिकल फ्लो की एक ऐसी सोच रहा हूं, एक शीट बना दूं और शीट में जहां जहां भी जो जो स्टेप पर नया डेरिवेशन आ रहा है वहां रेफरेंस डाल दूं कि डू इलस्ट्रेशन दिस टू अंडरस्टैंड दिस वन, डू इलस्ट्रेशन नंबर दिस टू अंडरस्टैंड दिस वन. ऐसा एक लॉजिकल फ्लो अगर पकड़ लोगे तो बना दूंगा ना बेटा, तभी तो बोल रहा हूं कि मैं कर दूंगा आपको. वो क्या नया ऐड कराना तो वो थोड़े कुछ एरर्स भी ढूंढना है, गलती भी पकड़नी है, थोड़ा चैलेंज हो जाता है उसमें. हो गया 2 सेक्टर क्लोज हो गया. अब 3 सेक्टर का मजा देखो. अब नया डेरिवेशन सीखना आप मेरे साथ. अभी एग्रीगेट डिमांड क्या था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट सप्लाई क्या था, कंजम्पशन प्लस सेविंग. याद है, ये यहां से चालू करा था मैं, बार बार इधर लेके जा रहा हूं आपको. ये 2 सेक्टर था. अब अगर मैं 3 सेक्टर में लिखूं तो गवर्नमेंट एंट्री आ गई. गवर्नमेंट एंट्री आई तो घर से कंजम्पशन खर्चा निकलता था और इन्वेस्टमेंट निकलता था. अब घर से क्या निकलेगा, टैक्स भी निकलेगा और सेविंग भी निकलेगी. अब वो सेविंग कहां जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट में. और वो फाइनेंशियल मार्केट में घूम फिर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या बिजनेस को हेल्प करेगी. मेरे टैक्स किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे. गवर्नमेंट उसका क्या करेगी, नोट खा के बैठ जाती क्या गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती बाय परचेजेस एंड बाय बोरोइंग और पेइंग यू सम इंटरेस्ट इफ यू हैव बोरोड मनी. हाँ या ना. तो इसका मतलब अब आपकी कहानी में एक और पात्र जुड़ गया. हाउस होल्ड कमाते हैं तो इनकम, उसी प्रकार से गवर्नमेंट की इनकम क्या, टैक्सेस. तो मतलब एक तरफ इधर और इधर, इधर डिमांड बढ़ाने वाला कौन, कंजम्पशन डिमांड थी, इन्वेस्टमेंट डिमांड थी. अब तीसरा कौन सा जुड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. कि जितने भी आप खर्चे करोगे ये सब चीज क्या करेगी, आपको आपके डिमांड लेवल को बढ़ाएगी. और इधर से एग्रीगेट सप्लाई में आपके पास टैक्सेस आ रहे हैं. तो आपकी इक्वेशन में C प्लस I जो इधर है और इधर C प्लस जो S है, दोनों तरफ एक एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा. अभी नहीं आया समझ में. अब क्योंकि 2 सेक्टर से हम कहां जा रहे हैं, 3 सेक्टर में. तो आओ नीचे जरा लिखो उसको. Now government will enter. So aggregate demand is equals to aggregate supply, and aggregate demand was consumption plus investment. Aggregate supply was consumption plus saving as per 2 sector. Okay. Now with government inside, it will become aggregate demand is equals to aggregate supply C plus I plus G. ये G क्या है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इधर C प्लस S प्लस T। हेलो, बराबर। अब इसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप एक्सोजेनस मानते हो या एंडोजेनस मानते हो? गवर्नमेंट को जो खर्चा करना है, गवर्नमेंट तो वो खर्चा करेगी ही करेगी, हाँ या ना? तो अब थोड़ा सा मॉड्यूल पढ़ो साथ में। एक मिनट, नोट कर रहे थे क्या? हाँ तो नोट कर लो पहले ही। Government will enter now with government inside। अच्छा, वो थोड़ा लहरा गया। It will become AD is equals to AS is equals to C plus I plus D C plus S plus T। जी बेटा, G stands for government expenditure बेटा, and aggregate supply में C plus S plus T, consumption plus saving plus taxes। डन। ये देखो अब जरा साथ में इसको, इधर स्क्रीन पे देखो बेटा, ये C प्लस I प्लस G आ गया, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़वानी थी। ये तो हम कर चुके हैं, फिगर तो मैं मार्क कर चुका हूं आपके साथ, 1 से लेकर 10 11 तक पूरा बता चुका हूं। ये लाइन पढ़ना आप जरा साथ में। एक तो ये इक्वेशन बनाई, हाँ ये देखो। अब मैंने अभी बोला ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सोजेनस है या एंडोजेनस है? सर एक्सोजेनस है, मतलब वो तो चलेंगे इतने, इसलिए ही आपको पैरेलल दिखते सीधे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ऊपर से गवर्नमेंट, तो जी आने से ये और ऊपर आ गया, हाँ या ना? अब आप अगर अपने मॉड्यूल में देख रहे हो पेज नंबर 1.80 पर, ये वाले में, इसके लिए नीचे देखो आप, द वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस आर CIG, द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स नेमली इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनकम एंड आर एक्सोजेनस वेरिएबल्स। गवर्नमेंट खर्चा करेगी करेगी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो आना है वो आएगा ही आएगा। डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स आउटसाइड द मॉडल, मतलब हम मान के चल रहे हैं ये आ रही है लाइनें उधर से, और इस पॉइंट पर आते आते मुझ जैसा लॉजिकल टीचर चिड़चिड़ जाता है, ऐसे कैसे आ रही है। लेकिन
जॉन मेनार्ड कीन्स ने बोला है तो आ रही है। मतलब इतना 22 चैप्टर पढ़ा दिया तुमको अब मैंने, 8 एसएम के 14 ये, और हर जगह खींच खींच के एक एक चीज का रीजन बता। तो ऐसे में आके मैं आखिरी में बोलता हूँ, मुझे खुद को अजीब लगता है बार, अरे यार ऐसे कैसे यार सर, सरकार कहां से लाएगी, बट है। हाँ, अभी भी तेरी मीम देखने की आदत गई नहीं, पढ़ ले यहां पे। The lines that plot these autonomous expenditure components are horizontal as their level does not depend on y, and therefore c plus I plus g schedule lies above the consumption function by a constant amount. तो ये देखो, ये c है, इधर देखना स्क्रीन पे, ये एग्जैक्ट सेम प्रपोर्शन में ऊपर बढ़ गए क्योंकि ये c प्लस आई हुआ और ये i प्लस, तो मेरा कंजम्पशन लेवल एग्जैक्टली सेम लेवल्स में ऊपर आ गया। अब जो लाइन s प्लस टी है, हमने सेविंग मानी थी, उधर भी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स प्लस टैक्स, उसके लिए बोलता है प्लॉट द वैल्यू ऑफ सेविंग प्लस टैक्सेस। ओहो, दिस शेड्यूल स्लोप अपवर्ड्स बिकॉज सेविंग वेरीज पॉजिटिवली विथ इनकम, जस्ट एज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल ऑफ टैक्स रिसीट्स इज डिसाइडेड बाय पॉलिसी मेकर्स। कितना टैक्स मिलेगा वो पॉलिसी मेकर्स के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है। जो निर्मला सीतारमन मैडम डिसाइड करेंगी वो, इस बार बजट में कैसे मजे लिए देखा ना, आम आदमी को कोई राहत नहीं है, बढ़ाया क्या, बैठो शांति से, वही था जवाब उनका। बोले मोदी जी ने बोला है बढ़ाना नहीं है तो नहीं बढ़ाए। अरे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम हो जाएगा, तो वो नहीं किया। उसमें एक बात बताऊं मैं, उसके एंगल से बात गलत भी नहीं है। उनको जिनको एक्चुअल में बेनिफिट देना था कोविड में, उन्होंने उन सबको दिया है। 2 मिनट बीजेपी कांग्रेस साइड छोड़ दो, गरीबों के पास अनाज नहीं था, अनाज दिया। जिनको हाउस लोन इंस्टॉलमेंट में प्रॉब्लम था, मॉरिटोरियम दिया। तो देखा जाए, आपका पीएफ ईएसआई उद्योगों को भरने में प्रॉब्लम जा रही थी, वो हमने भर दिया। उनने सीधी बात ये बोली, जहां देनी थी मदद, और आपको आज भी 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है ना। 5 लाख मतलब 40,000 रुपए महीना एवरेज, और इससे ऊपर भी 10 लाख तक कितना है, 5%। हाँ 20%, चलो 1 लाख, 1 लाख रुपए ही तो है। जो आदमी 10 लाख कमा रहा है, मतलब सालाना 80,000 से ज्यादा, तो उससे 1 लाख ले रहे। तो वाकई में क्या टैक्स पेयर, जो कि जिनकी संख्या टोटल 6 करोड़, बजट के एक दिन पहले तक 6 करोड़ टैक्स पेयर होते, बजट के दिन 135 करोड़ इकोनॉमिस्ट होते, और 2 दिन बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। और बजट की प्रोविजन से वो लोग खुश नहीं होते जिनका बजट से कोई लेना देना नहीं है। क्या समझा इस देश को फिर अब? तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज शोन, अब इधर देखो, वो अच्छा समझाया है इसने, इसलिए इसको आपको रेफर करा रहा हूं। सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज शोन एट पॉइंट E1। क्या बोला? E1 कहां पर है? E1 आ जाओ, देखो E1 कहां पर है? ये सर हायर लेवल पे, ठीक है, नीचे पढ़ो। Where C plus I plus G schedule crosses the 45-degree line and the aggregate demand is therefore equal to income. In equilibrium, it is also true that S plus T intersects at I plus G. ये देखो, S plus T कहां इंटरसेक्ट हो रहा है? I plus G. We shall now see why other points on the graphs are not on equilibrium. Consider a level of y, income below y. अब आप y से नीचे वाले को देख लो. We find that it generates consumption as shown along the consumption function. When this level of consumption is added to the autonomous level expenditure I plus g, aggregate demand exceeds the income.
The C plus IG schedule is above 45 degree line. Equivalently at this point, I plus G is greater than S plus T. देख लो जरा इन पैनल बी. किसके बारे में बात कर रहा है वो? ये यहां से जैसे आप आगे निकले कंजम्पशन फंक्शन से, तो ये ऊपर जाने लगा. और वो ऊपर जाके मैच वहीं पर होता है जहां पर S प्लस टी मैच हो रहे हैं. Equivalently at this point, I plus G is greater than S plus T as can be seen in panel B of figure 1.2.9 with demand outstripping production. डिमांड अगर प्रोडक्शन से ज्यादा होगी तो क्या होगा? एकदम से तो इंपोर्ट होगा नहीं, आपके प्राइसेस बढ़ेंगे पहले. With demand outstripping product, desired investments will exceed actual investment and there will be an unintended inventory shortfall and therefore a tendency for output to rise. मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड लेवल जब कंजम्पशन लेवल से ज्यादा होगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करने दौड़ोगे, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी. अगर मैं 2 मिनट के लिए इस चीज को प्रैक्टिकल सिनेरियो से कनेक्ट करके दूं आपको, अभी हाउसिंग लोन रेट ऑल टाइम लो पर है 6.5%. ठीक है, सरकार आपको इनकम टैक्स में छूट दे रही है और गरीबों के मकान के लिए 2.5 लाख का ब्याज खुद पे करने को तैयार है. इन सब चीजों से रियल एस्टेट महंगा हो रहा है या अफोर्डेबल? और अफोर्डेबल होने से एकदम डिमांड आएगी सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी. तो इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल द सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी विल गो डाउन और गो अप. सो इट विल गो अप. So it will go up, the overall economic activity level will बढ़ेगा. yes or no? और उसी प्रकार से अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई लेवल से कम है तो मार्केट में माल ऑलरेडी ज्यादा है, तो टेंडेंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? So conversely, the levels of income above Y1, output will exceed demand. People are not willing to buy all that is produced. Excess inventories will accumulate, leading businesses to reduce their future production. Employment will subsequently decline and output will fall back to equilibrium level. मतलब कुल मिला के ये ऐसा कांस्टेंट रहेगा या ये लगातार चलते रहने वाली चीज है? सर ये लगातार चलते रहने वाली चीज है. An important thing to note is that the change in total spending followed by change in output and employment is what will restore the equilibrium in the Keynesian model, not change in prices. कीमतें ऊपर नीचे होने से इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा, आपकी आदतें और हैबिट्स को बदलना पड़ेगा. आज बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 साल में देख लिया, नहीं जाना बड़े शहर, अपने परिवार वालों के साथ रहना, यहीं अपना छोटा सा घर बना के मजे ले लो. और तो और वर्क फ्रॉम होम और टेक्नोलॉजी अलाउ कर रही कि यहीं से बैठ के काम किया जा सकता है. वो लास्ट लाइन फिर से पढ़ो. द चेंज इन टोटल स्पेंडिंग followed by change in output and employment is what will restore equilibrium in the Keynes model, not the change in prices. क्योंकि prices तो आप टेम्पररी ऊंची नीची कर सकते हो, बट आपको मेन तो हैबिट और पूरा उस पर जाना पड़ेगा. अब इन्होंने यहां से कहानी और फैला दी आपकी, और कहानी यहां से फैलाई कैसी है मैं बता देता हूं, वो फिर आप कितनी कैपेसिटी रखते हो अभी सुनने की मेरे को बताना, क्योंकि मामला यहां से और बारीक होने वाला है. अब इन्होंने आपको ये तो बोल दिया कि टैक्स है. अभी आपका जो कंजम्पशन फंक्शन मैंने कल आपको समझा के रखा है ए प्लस बी वाई, उस बी वाई को छेड़ेंगे. अब ये नहीं, आप लॉजिकली देखो तो डी पर जा रहा है, वो सही जा रहा है कि मेरा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कितनी है. मैंने अभी बोला मैंने 10 लाख कमाए, तो 10 लाख में आप मेरे को 1 लाख तो टैक्स दे रहे हो, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? 9. तो 9 पे परसेंटेज लगाऊंगा ना मैं कंजम्पशन का, हाँ या ना? ये लॉजिक समझ में आता है? यहां तक तो ठीक था सर. अब वो उसको 2-3 कैटेगरी में ले गया है. इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स, फिर इसके 2 इलस्ट्रेशन है. अब देखो उसने क्या किया है. ये बेसिकली C प्लस I प्लस G लिखना चाहता था,
उसने सी प्लस आई प्लस जी लिखा है। उसका कंजम्पशन देखो, एक मिनट इधर देखो। अब अजम्पशन कैसे वो देखना, वी अज्यूम दैट द गवर्नमेंट imposes lump sum tax, taxes that do not depend on income, मतलब गवर्नमेंट का फिक्स टैक्स है, सो हैज अ बैलेंस बजट एंड ऑल्सो दैट देयर आर नो ट्रांसफर पेमेंट्स। मतलब कितने अजम्पशन है, हम लोगों को पेंशन स्कॉलरशिप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, ना हमारा डेफिसिट बजट है ना सरप्लस बजट है, हमारा बैलेंस बजट है, और हम लमसम टैक्स लगा रहे हर व्यक्ति पे, उसकी इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये थोड़ी देर बाद अंदर फीलिंग आएगी, हाँ ये कर लो, पहले जो मन हो वो कर लो, हम छोड़ देते हैं अब सब कुछ। अजम्पशन कितना गंदा है उधर भी आ गया, बहुत ही गंदे अजम्पशन ले रहे सर ये लोग हैं। तो धीरे धीरे आपको नीचे नीचे आप समझना वो क्या कर रहा है, आप सिर्फ देखो वो किस लेवल पे आपको चिढ़ाने की कोशिश है। अब उसने आपका सी बदला, सबसे पहले तो बेसिक क्या सीखे मेरे साथ तुम अभी थोड़ी देर पहले, सी प्लस आई प्लस जी। सी को मैं ए प्लस बी वाई लिख सकता हूं कल के डिस्कशन के हिसाब से, प्लस आई प्लस जी कर सकता हूं। अब इस ए प्लस बी वाई को उसने क्या करा देखो जरा, यहां पर ए प्लस बी वाई किया, अब वेयर वाई डी करा उसको, वाई डी, और वाई डी मीन्स y माइनस टी डिस्पोजेबल इनकम, टी इज लमसम टैक्स। तो अब उसने उसको y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई माइनस टी कर दिया, बी वाई की जगह, प्लस आई प्लस डी। ये क्या करा समझ में आया, और फिर डेरिवेशन के थ्रू उठा के क्या लाया, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, वो पूरी एबीसीडी सब गायब कर दी इसने यहां से, कायदे से इसको पूरा डेरिवेशन फिर बताना चाहिए था, ऐसे हुआ, और लेकर आया वो आपको फाइनली में 1 अपॉन 1 माइनस बी ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। आपको मैं समझाने के लिए बता दूं, ये देखो जो आपने मैंने कल करा था यहां पे, ये था, हम यहां पहुंचे थे। अब ये कैसे ले आया आपको देखो, पूरा डेरिवेशन बीच का गायब है। ये कब है, जब लमसम टैक्स है, ठीक है। क्या क्या एजम्पशन रखे, ना तो कोई इनकम बेस्ड टैक्स है, बैलेंस बजट है, और ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक दो इलस्ट्रेशन है, कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं कल करा दूंगा क्वेश्चन आपको, चिंता मत करो, डेवलप करा के। फिर आता है, अगर हम टैक्स इनकम के आधार पे ले तो क्या होगा, मतलब तेरी ऐसी की तैसी, मतलब मेरे को यह भी याद रखना पड़ेगा एग्जाम में कि तू कौन से assumption से पूछ रहा है मुझसे। वो दीपक जैन आया, ये डराने वाली बात बोल रहा दीपक, सर ये assumption जरूरी भी है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सब कुछ, सारे वेरिएबल्स फिर फंक्शंस बन जाएंगे और फिर कैलकुलस अप्लाई करना पड़ेगा। तू डरा रहा है या बता रहा है ये पक्का साइंस बैकग्राउंड है या इसने आरडी शर्मा ज्यादा सॉल्व करी है, ये वही होता है। डरा रहा है दीपक, तेरा साइंस था क्या, मैथ्स वाला है क्या ये? कोई बात नहीं, देखो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से। आप रोज देखा करो, मैं एक हिंट दे देता हूं आपको अगले की, और फिर अगले दिन आकर उसको सिंप्लीफाई भी कर देता हूं, तो आपको बस पेशेंस कल तक का ही रखना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, कैलकुलस जैसे भयानक नाम न ले, ये बात बिल्कुल सही है, इन्हीं चीजों से डर के हम कॉमर्स में आए थे। हाँ मतलब नहीं नहीं, ये गलत है, ये ऐसे शब्द नहीं बोलेगा कोई भी यहाँ पे, मैं भी नहीं बोलूंगा। आप ठीक है, चलो 1 मिनट। अच्छा टैक्स एक बार बताओ, अगर इनकम के बेसिस पे टैक्स लगेगा मतलब क्या?
मतलब जितनी जितनी इनकम है तो उसका फंक्शन बना रहा है वो नीचे देखो आप स्क्रीन पे। इसने दो तो बना दिया तुम्हारे लिए। इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। अब इसने ट्रांसफर पेमेंट जोड़ ली। पहले वाले एजम्पशन में क्या था, ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। फिर ये क्या बोलता है, अगर मैं ट्रांसफर पेमेंट जोड़ लूं, देखो जरा फॉर्मूला कैसे चेंज करा। सर ये तो पता था, अभी अभी करा था पीछे, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी। अब ये बी वाई डी जो था, वेयर वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। पीछे वाई माइनस टी था ना। अब इसमें वाई माइनस टी में ट्रांसफर पेमेंट्स जाती है या आ जाती हैं? ट्रांसफर पेमेंट जाती है या आ जाती है? तो प्लस कर दी उसने, देखो ध्यान से। लॉजिकल तो चल रहा है वो, कि जो गया वो हटाओ और जो मिल गया वो ऐड करो। तो अब तुम्हारा ए सी चेंज हो गया। अब पूरा डेरिवेशन लेके आया वो। तो मेरे को कल आपको ये डेरिवेशन सिखाने पड़ेंगे ताकि आप उसके प्रति सहज हो जाएं। करा दूंगा, डोंट वरी। फिर अब ये लेकर आता है नीचे, टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम हो जाए। लमसम टैक्स चल रहा था अभी, अब क्या बोल रहा है, फंक्शन ऑफ इनकम। तो टैक्स इज इक्वल्स टू इनकम का एक परसेंटेज। In 1 and 2, we have analyzed the effect of balanced budget with an autonomous lump sum tax. In reality, the tax system consists of both lump sum and proportional taxes. And the tax function is this. तो देखो T मतलब क्या? Sir, T is autonomous constant tax. छोटा T is income tax rate and बड़ा T is total tax rate. T, 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 Y. और एक T के ऊपर बार लगा हुआ है, आया ना। अब रमन शर्मा बोलता आसान तो था, तो था ना, इसलिए तो करके दे रहा हूं, शांति रख। अब कंजम्पशन फंक्शन में सी और बिगड़ेगा। ओरिजिनल था ए प्लस बी वाई डी, और अभी ए प्लस बी वाई डी के अंदर क्या किया था, ऊपर से माइनस टैक्स किया था, प्लस टी आर किया था। अब वो माइनस टी की जगह ये वाला टी लाना पड़ेगा तुमको। हेलो सर, वेयर वाई डी वॉज वाई माइनस टी। उसकी हालत देख। मैथ्स वाला है तो भी ऐसा हो रहा है। होएगा, मेरे को नहीं खेलना ये वाला। हर इक्वेशन पे सोच रहे हैं कि ये लास्ट होगी, लेकिन वो हर बार नई कंडीशन डाल देता है। अभी तो मैं 3 सेक्टर पे हूं, अभी 4th पे भी जाऊंगा। तुषार बोलता धीरे धीरे ये लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लाएंगे, फिर तरुण सर को लाना पड़ेगा हमको। नहीं नहीं, इतना नहीं करेंगे, डोंट वरी। एक मिनट, यहां तक आए कि नहीं तुम लोग साथ में? तो चल के देखो, इतना मतलब नहीं है वो, आप मतलब वो मैथमेटिकली डराते ज्यादा है वो लोग। याद करने की चिंता मेरे को तू छोड़ दे, मैं तेरे को चार्ट बना के दे दूंगा पूरा। अब है उसकी टेंशन मत ले, मैंने बोल दिया ना, याद करने के लिए एक समराइज वर्जन दे दूंगा कैसे कैसे डेवलप हो रही है सारी चीजें। वो मैं सोच रहा हूं कैसे कन्वीनियंट तरीके से बना के दूं तुमको, जो तुम्हारे लिए इजी हो जाए। अभी एक मिनट समझ लो, ए प्लस बी वाई डी था, वाई डी को उसने वाई माइनस टी और वाई माइनस टी वाई कर दिया। अब ये कैसे करा, देखो इससे करा। हेलो, टी माइनस टी बार माइनस टी वाई, ये देखो जरा ध्यान से, वाई माइनस टी और वाई माइनस टी बार माइनस टी वाई। उठा के इधर गया ना, ये इधर आया ना। हेलो, तो ये बने। तो अब आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है, खेल इसी से चल रहा है पूरा।
वो बेचारा y जो है वो बिगड़ता जा रहा है आपका, y माइनस कांस्टेंट टैक्स माइनस प्रोपोर्शनेट टैक्स बेस्ड ऑन इनकम, तो वो by को बार बार चेंज करते जा रहे हैं और फिर उसको डिराइव करके देंगे वो, ये ओरिजिनल c प्लस आई प्लस जी, फिर by/d, फिर by को ये किया उसने, और फिर ये सब सॉल्व होते होते ये नीचे तक लाएगा। इट रिप्रेजेंट्स द टैक्स मल्टीप्लायर। और इसके दो इलस्ट्रेशन करवाया उसने आपको। क्लोज्ड इकोनॉमी, अब बोलता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी, उसको पता था कि अब उसको आगे इकोनॉमी ओपन करनी है 4 सेक्टर में, तो बोले ये अभी क्लोज्ड इकोनॉमी में ही चल रहे हैं हम। ये 15वां इलस्ट्रेशन उससे है। फिर चौथा, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज अ फंक्शन। अभी ऊपर का था कांस्टेंट टैक्स था, नो ट्रांसफर पेमेंट थी, और नो वो था तीसरा बैलेंस बजट था। अब देखो क्या बोल रहा है, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम चेंज किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। तो अब ये ट्रांसफर पेमेंट्स आ गया, प्लस होएंगे ना, और आई प्लस जी, और फिर डिराइव करके लाया ये। सबका एक एक इलस्ट्रेशन दिया है। इंस्टीट्यूट का ध्यान रखना, अगर एक इलस्ट्रेशन उसने दे दिया है तो उसको अधिकार है वो पूछने का। आप आखिरी में पढ़ रहे हो, आपके लिए नया है, डज नॉट मीन इंस्टीट्यूट आप पे कोई दया करेगी, ये याद रख लेना। और खुदा न खास्ता, भगवान न छींकता, अगर पहला क्वेश्चन ये सामने दिख गया, दिमाग खराब हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए छोड़ के तो जाना ही मत। और इंट्रोड्यूस करा है मतलब पूछने का मन बना हुआ है, ये 16वें पे। और इसके बाद यहां तक आके खत्म हो जाता है इनका अत्याचार 3 सेक्टर में। 3 सेक्टर में क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ, एक बार बताओ। c प्लस आई प्लस जी करके दिया, और उधर c प्लस एस प्लस टी कर दिया। यहां तक तो हम सब सहमत थे। सर कमबख्त मारे ने जो हमारे कंजम्पशन a प्लस बी वाई को छेड़ा है लॉजिकली, उसने लॉजिकली भी 2 ब्रांच बना दी तुम्हारी, एक लमसम टैक्स और टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ध्यान से सोचो, तो एक लमसम टैक्स था, उसका उसने बीवाई चेंज करा, और एक फंक्शन ऑफ इनकम करा तो उसका बीवाई चेंज करा, और बाकी सब जगह जी प्लस बाकी तो सब सेम ही चलाया उसने। तो खेला किधर हुआ है, सिर्फ बीवाई में। कल मैं काम करूंगा, इस बीवाई को एक साथ दोनों तीनों में एक ही साथ बनवा के दे दूंगा, 3 कॉलम बना के, कि ये लमसम टैक्स, ये टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और फिर लमसम टैक्स विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, और विद गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, और फिर टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम के अंदर भी विद गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एंड विदाउट दैट। इतना जाएगा वो। और 4th में सिर्फ अब एक चीज जुड़ेगी, c प्लस आई प्लस जी था, अब प्लस x माइनस एम होगा। मैं क्लास में बनवाऊंगा। वो बोल रहा है बी वाई को बाय कर दो, नहीं करेंगे। 4 सेक्टर में ये नया क्या आ गया, अब x माइनस एम, और फिर वो x माइनस एम, अब ये यहां से चालू हुआ। फिर वो देखो आप, वही c को लिया, a प्लस बी वाई को छेड़ा, और a प्लस बी वाई को y माइनस टी इनकम आफ्टर टैक्स ली उसने, आया ना। और अब m को नया लेके आएगा तुम्हारे पास, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को, और नया इक्विलिब्रियम लेवल इनकम ये बना के देगा। फिर वो सर 22 चैप्टर पढ़ने में उतनी हालत नहीं खराब हो रही है जितना ये डेरिवेशन पढ़ने में तकलीफ जा रही है। और ये डेरिवेशन देखो आप फिर कल मजेदार। और इसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सुन लिया था, टैक्स मल्टीप्लायर सुन लिया, और अब क्या पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, अगले 2-3 इलस्ट्रेशन तक जाने में आपको मेरा अच्छा खासा पसीना छूटने वाला है। ठीक है, तो कल हमारे टारगेट पे 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। ओके, सी यू।
चलो हाँ वो एम्बार कल पढ़ेंगे यार, कर्मेश डोंट वरी, मैं क्लास में बनवाऊंगा, चिंता मत करो, मैं हूं तुम लोग के साथ। और मैं ना लिटरली ये बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं था डे वन से, ये तो आएगा नहीं छोड़ दो, ये मेरे से ना बोलते बना है ना मैं बोल पाऊंगा, सो डोंट वरी, यू बी देयर विथ मी टुडे, मतलब टुमारो, एंड मेरे को लगता कल हो जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम हम संडे को करेंगे। अच्छा कल खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रमन जी जैसा हुक्म आप करो।